हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का। ठीक है, इसमें हम बचा हुआ पोर्शन करेंगे जिसमें हम नाइट्रो एरीन्स की रिएक्शन सब पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ी थी, प्रिपरेशंस पढ़ी थी पहले नाइट्रो एल्केन्स और एरीन्स की। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स पढ़ा था। ठीक है, आज नाइट्रो एरीन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो एसिडिक नेचर। वहाँ पर हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि नाइट्रो एल्केन्स जो हैं वो टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं और एसिडिक होती हैं उसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन नाइट्रो एरीन्स में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन्स ही नहीं होंगे। ठीक है ना, ये सिमिलर टू टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स हैं। टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स में भी कोई एसिडिक करेक्टर दिखाने की क्षमता नहीं होती है, वो कोई एसिडिक करेक्टर या टोटोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी नाइट्रो एरीन्स ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नीचे देखो एक डायग्राम बना रखा है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर नाइट्रो ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा है बेंजीन रिंग पर, तब कुछ एसिडिक करेक्टर ये कंपाउंड शो कर सकते हैं। अगर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर तो वो कोई भी एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा हैं, बीइंग नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस वजह से ये एसिडिक करेक्टर शो कर पा रहा है। अदरवाइज अल्फ़ा हाइड्रोजन्स तो यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस वजह से ये इसकी हाइड्रोजन समवट क्या हो जाती हैं, एसिडिक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे नीचे इस रिएक्शन में जो करके दिखा रहा है कि बेस डाल दिया है, तो वो बेस इन हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और इस तरह का एक कंपाउंड बना सकता है जो यहाँ पे बना है। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, वो अपने अंदर इसको ले सकते हैं थ्रू रेजोनेंस। ये इसके अंदर जा सकता है। जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे तब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब पढ़ेंगे तब देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। उसके बाद देखो एसिडिक करेक्टर के बाद अगली जो मेन रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में रिडक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये मेन रिएक्शंस लिखी हुई हैं भाई नाइट्रो एरीन्स की। तो रिडक्शन तुम्हें छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे, सबके अलग अलग बनेंगे, तुम्हें लर्न करने हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें रिडक्शन को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यही मेन नाइट्रो एरीन से एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम ऑफ द तुम्हारी रिएक्शन का क्या मीडियम है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, डिपेंडिंग अपॉन तुमने किस तरह का क्या कैटलिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ किया है। ठीक है, तो अब अगले पोर्शन में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो रिडक्शन में देखो सबसे पहले नीचे इन्होंने एक वो बनाया है, एक सीरीज़ जैसा बना रखा है। ये जो सीरीज़ बना रखी है, इस सीरीज़ में देखो 3 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। नाइट्रो एरीन्स 3 तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं डिपेंडिंग के एसिडिक मीडियम है, किस स्टेज तक तुम्हारा रिडक्शन हुआ है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहली स्टेज, अगर कोई तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही वीक है, कम ही रिड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को, तो इस स्टेज तक ही रिडक्शन होगा और तुम्हें मिलेगा एक नाइट्रोसो कंपाउंड। इन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? नाइट्रोसो कंपाउंड्स। फर्दर अगर रिडक्शन हो जाता है नाइट्रोसो कंपाउंड्स का तो वो क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्सिलमीन, NHOH। ये जो NHOH ग्रुप लगा हुआ है ना, इसी को कहेंगे हाइड्रोक्सिलमीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलमीन का फॉर्मूला NH2OH है। लेकिन ये क्या है? एक सब्सटीट्यूटेड है, मतलब उसकी जगह H की जगह एक क्या आ गया? राइल पार्ट आ गया है। ठीक है, तो दूसरा रिड्यूसिंग कंपाउंड ये क्या बना सकते हैं कि ये एक हाइड्रोक्सिलमीन बना सकते हैं और कंप्लीट अपॉन कंप्लीट रिडक्शन ये प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो वो सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा? बीच में ये स्टेजेस एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा अमीन पे पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि ये स्टेजेस अगर तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी बीच वाली स्टेजेस, और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक अमीन मिलेगा, प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट जैसे इन्होंने लिखा भी है, फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि तुम्हारी रिएक्शन का क्या रिएक्शन मीडियम का क्या पीएच है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है, वीक है। ठीक है, तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले देखो रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम।
एसिडिक मीडियम में जब रिडक्शन करेंगे तो मेन प्रोडक्ट हमें प्राइमरी अमीन्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने एसिडिक मीडियम में जब रिडक्शन करेंगे तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है, एक्टिव मेटल्स ली है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। उसमें हम टिन ले सकते हैं, आयरन ले रखा है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशंस होंगी तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, एक प्राइमरी अमीन है, जो कि यहाँ पर देखो एनिलिन बन गया है। अब बीच में देखो इन्होंने नीचे लिखा भी है कि नाइट्रोसो और जो हाइड्रोक्सिल अमीन वाली स्टेज है वो इसमें बीच में ज़रूर बनेंगी, इंटरमीडिएट फॉर्म्स हैं वो, लेकिन वो भी फर्दर क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक प्राइमरी अमीन है इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म तुम्हें लर्न करना है भाई, बिल्कुल बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें याद रखना है सिर्फ। इसमें क्या है, दिस मैकेनिज़्म इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन साइड बाय साइड, मतलब एक सीरीज़ जैसा बनेगा ये, लंबी सीरीज़ जैसा कि एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, तो इस तरह से चलेगा। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारा नाइट्रो एरीन कंपाउंड ये ले रखा है, ठीक है। इसी तरह का होता है नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर, सबको पता है। नाइट्रोजन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको इसी तरह शो करते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहला स्टेप में इसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहीं हवा से नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से इलेक्ट्रॉन पकड़ा और डाल दिया, वो कहाँ से डालें, जैसे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी है फ्रॉम एसिड। हम एसिडिक कंडीशंस में जो कर रहे हैं ना, हमारी जो एक्टिव मेटल्स हैं, जो लिखा वर्ड एक्टिव, तो वो एक्टिव लिखा ही क्यों, एक्टिव क्यों है वो मेटल्स, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकती हैं, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती हैं ऑन रिएक्शन विद HCl, एसिड के साथ रिएक्शन करके वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती हैं। इसीलिए अदरवाइज इतनी सारी मेटल्स हैं और कोई यूज़ क्यों नहीं किया, टिन, आयरन, जिंक, यही क्यों लिखी, क्योंकि वो एक्टिव मेटल्स हैं और वो इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है ये हमें पता चल गया है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, मतलब किस एटम के पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, ये देखना है। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है यहाँ, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब बॉन्ड पेयर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उनमें से एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है यूजुअली, जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव कर सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट कर जाएगा टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था और बॉन्ड पेयर भी उसके पास से चला जाएगा, तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस हैं। इसलिए यहाँ पर पहले स्टेप में क्या डाला है, इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जाके सबसे पहले किसके ऊपर जाके चिपक जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आके लग गया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में अब नाइट्रोजन दोनों ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो अब जो प्रोटॉन आएगा वो इन दोनों ऑक्सीजन में से एक के ऊपर जाकर लग जाएगा। इस स्टेप में देखो यहाँ आकर एक ऑक्सीजन के साथ एक प्रोटॉन आकर चिपक गया है। अगले स्टेप में फिर से एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक्टिव मेटल ने रिलीज़ किया है वो आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर आकर प्रेजेंट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी था और एक इलेक्ट्रॉन भी था, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो पॉजिटिव चार्ज उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दो, अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट है, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नाइट्रोजन के पास उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5, तो देखो उसने 3 तो बॉन्ड पेयर बना रखे हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड है नाइट्रोजन का, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन एक लोन पेयर यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब फिर से अगले स्टेप में एक प्रोटॉन, ठीक है, ये तुम्हें याद करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अभी तक ये चल रहा है, ठीक है ना। तो अब जो अगला प्रोटॉन आया वो OH के ऊपर जाकर चिपक जाएगा और कहाँ आ जाएगा, देखो उसने इस तरह की स्पीशी बना ली है, वाटर की तरह एक बन गया है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर जैसी एक स्पीशी मतलब अब यहाँ से निकल सकती है, तो वाटर यहाँ से रिमूव होगा, बॉन्ड पेयर को अपने साथ लेकर निकल जाएगा, पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर चला गया, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है ना, वाटर एज सच निकल गया है, तो लेकिन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर वाले ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर डाल दी और हमें हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपाउंड मिल गया, क्या,
नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, स्टेजेस हैं भाई, रिडक्शन की क्या है, स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तक हम पहुंच गए हैं, पहली स्टेज तक रिडक्शन हो गया है, लेकिन क्योंकि हमारी जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो स्ट्रांग है, एक्टिव मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन देना बंद नहीं किया है कि अब एक स्टेज तक हम पहुंच गए और हाँ अब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर रही, ऐसा नहीं होगा ना, वो देती रहेगी। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते रहेंगे एक्टिव मेटल्स, आगे फर्दर रिडक्शन होता रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए फर्दर रिडक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो अगले स्टेप में अब देखो हम पहुँच गए थे यहाँ तक, नाइट्रोसोबेंजीन तक। ठीक है, अब फिर से वही स्टार्ट, फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिव मेटल की तरफ से। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास, क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। देखो अब नाइट्रोजन के पास फिर से कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के पास उसके 3 इलेक्ट्रॉन एज सिंगल प्रेजेंट हैं और 2 उसने बॉन्ड पेयर बना रखे हैं। ठीक है, अब फिर से एक प्रोटॉन आएगा और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए नेगेटिव चार्ज। एक्सेस में जैसे इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा तब नेगेटिव चार्ज आता है, अदरवाइज जितने उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब तक वो कोई चार्ज प्रिवेल नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम होते ही पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते ही नेगेटिव। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अब क्या फिर से वही पढ़ रहे हैं हम। देखो नाइट्रोसोबेंजीन से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब प्रोटॉन की टर्न है, तो अब प्रोटॉन आएगा किसके पास, नाइट्रोजन के ऊपर बीइंग नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास आ जाएगा, और हमें हमारा सेकंड स्टेज ऑफ कंपाउंड मिल गया। मतलब नाइट्रोसोबेंजीन का फर्दर रिडक्शन अगर कर दें तो हमें हाइड्रोक्सिल अमीन, मैंने कहा था, मिलता है। पिछले पेज पर हमने पढ़ा था इसकी स्टेजेस हैं रिडक्शन की। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन, ये रिडक्शन का ये जो अभी अभी पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप ही तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और फिर फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपाउंड हमें यहाँ तक मिल गया था नाइट्रोसोबेंजीन। अब हम हाइड्रोक्सिल अमीन तक पहुँच गया। अब फर्दर रिडक्शन में देखो, अब पहले प्रोटॉन आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हें याद करना है। अब पहला स्टेप है प्रोटॉन की एडिशन, और वो हो रही है OH पर। ठीक है, OH के ऊपर ऐड हो गया है प्रोटॉन और इस तरह की स्पीशी बन गई है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर ही जाएगा, तो वाटर एज सच पहले निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह की बीच में एक स्पीशी बन गई है, ये भी एक न्यूट्रल स्पीशी है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, तो अब इसके ऊपर चार्ज डेवलप करना पड़ेगा तभी तो कोई प्रोटॉन आकर चिपकेगा। तो अब फिर से सेकंड स्टेप में फिर से एक इलेक्ट्रॉन है। अब की बार सीरीज ऐसी नहीं है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। पहले स्टेप में देखो हाइड्रोक्सिल अमीन में सबसे पहले तो एक प्रोटॉन लगा, वाटर रिमूव हो गया, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन आया नाइट्रोजन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे स्टेप में फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन, और हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब क्योंकि एक स्पीशी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो एक प्रोटॉन आएगा और हमें मिल जाएगा क्या, हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन। अब क्योंकि रिएक्शन कंडीशंस एसिडिक हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने रिएक्शन कंप्लीट होने पर एसिड बाहर निकाल दिया उसमें से, ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रोटोनेशन लास्ट में हमारा जो प्राइमरी अमीन बनेगा उसका फर्दर प्रोटोनेशन हो जाएगा और एक एनिलीनियम आयन बन जाएगा, जो कि यहाँ पर इन्होंने शो किया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है भाई। मुझे तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, समझ आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो बाद में। ठीक है, ये हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ, जो अभी लास्ट पेज पे पढ़ा था हमने, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये पूछ सकता है भाई। सेकेंड रिडक्शन देखो कौन सा यूज़ कर रहा है अब की बार, कैटालिटिक रिडक्शन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब तुमने बार बार पढ़ा है रेने निकल, ये बार बार पढ़ा है ना, उसी को तो बोलते हैं कैटलिस्ट, निकल या कोई मेटल यूज़ कर रखी है जैसे पैलेडियम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैटालिटिक रिडक्शन जब भी बात करेगा या तो यूज़ करेगा रेन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, या फिर पैलेडियम कार्बन को यूज़ कर सकता है इन इथेनॉल। ठीक है, तो इस केस में भी अब तुम्हें साथ साथ याद करना है कि एसिडिक मीडियम होगा तो प्राइमरी अमीन फाइनल प्रोडक्ट है। कैटालिटिक में भी देखो, कैटालिटिक में भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, प्राइमरी अमीन बना है। ठीक है, थर्ड पर आ गए हम रिडक्शन में। न्यूट्रल मीडियम में जब हम रिडक्शन करते हैं तो न्यूट्रल मीडियम यानी कि कोई सॉल्ट यूज़ करेगा, ना कोई बेस यूज़ करेगा ना कोई एसिड। अब यहाँ पर सॉल्ट जैसे इन्होंने लिया है कौन सा,
NH4Cl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, ये करवा रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा किस स्टेज तक रिडक्शन होगा वो हुआ है थर्ड स्टेज तक, सेकंड हाइड्रोक्सिल की स्टेज तक। ठीक है, इससे आगे इसका रिडक्शन ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब नीचे देखो, इसके बाद एक पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, ये हम टेस्ट एज ए यूज़ करते हैं लैब में, जब नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप को डिटेक्ट करना होता है कि हमारे गिवन कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप है या नहीं, तो वो कैसे टेस्ट किया जाता है, तो वो यही टेस्ट कहलाता है। हम जिंक और इसके साथ क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा कर देखते हैं और हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है। ठीक है, और ये फर्दर किसको रिड्यूस कर सकता है, हाइड्रोक्सिल अमीन टोलेंस रिएजेंट को। ठीक है, तो इस टेस्ट का नाम है बेकर मिलिकन्स टेस्ट। ठीक है, एज ए टेस्ट भी इसको यूज़ कर सकता है न्यूट्रल मीडियम में जो हम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अगला स्टेप है, अगला रिडक्शन का प्रोसेस इन अल्कलाइन मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी कैटलिस्ट को चेंज करने पर भी कंपाउंड डिफरेंट बन जाता है। ठीक है, अगले पेज पर आ जाते हैं। इसमें देखो तीन तरह के डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहा है, तो तीनों अलग अलग कंपाउंड दे रहे हैं। पहले में देखो एजॉक्सीबेंजीन बन रहा है, दूसरे में एजोबेंजीन, तीसरे में हाइड्रो एजोबेंजीन। ठीक है, अब इस तरह के कंपाउंड पहले तो नहीं बने। अब तुम कहोगे यहाँ पर दो बेंजीन रिंग कैसे आ गए, तो इस नीचे इसका रीज़न देखो, यहाँ पर इसमें इस पैराग्राफ में इसने दिया है कि जब हम रिडक्शन अल्कलाइन मीडियम में करेंगे तो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, दो मॉलिक्यूल, बाईमोलिकुलर रिडक्शन हो जाता है। बाईमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल का फर्स्ट रिडक्शन हुआ, फिर उन्होंने कोई कंडेंसेशन रिएक्शन कर ली। जैसे देखो इन्होंने नीचे एजॉक्सीबेंजीन का एग्जांपल दिया है कि एजॉक्सीबेंजीन कैसे बना होगा, उसका समझा रहा है। तो इसी तरह से एजोबेंजीन भी बना होगा और इसी तरह से हाइड्रो एजोबेंजीन भी बना होगा। ठीक है, फर्स्ट एजॉक्सीबेंजीन ये है जो पहला स्टेप, पहले उसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इनके रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो यही बन सकता है कि अल्कलाइन मीडियम में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैसे बने। ठीक है, कंडेंसेशन से बने। तो देखो यहाँ पर देखो दो चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली लिखी हुई है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, मतलब तुमने एक नाइट्रोबेंजीन का दो मॉलिक्यूल लिए नाइट्रोबेंजीन के, उसमें से एक मॉलिक्यूल इस स्टेज तक रिड्यूस हुआ कि उसने हाइड्रोक्सिलामीन बना लिया, और दूसरा मॉलिक्यूल मान लो सिर्फ नाइट्रोसोबेंजीन तक ही रिड्यूस हुआ था। ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं सेम कंपाउंड के। अब ये आगे फर्दर किस तरह से कंडेंसेशन शो कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में इन्होंने समझाया। देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दूसरे नाइट्रोजन को दे रहा है और एक बॉन्ड बना रहा है, दोनों नाइट्रोजन। अब ये यहाँ पर तीनों मॉलिक्यूल्स देखो, यहाँ पर तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं तीनों में नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन हुई है दो मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस तक हुआ पहले रिडक्शन। जैसे इस नाइट्रोबेंजीन का के दो मॉलिक्यूल थे, तो एक हाफ तक रिड्यूस हुआ नाइट्रोसोबेंजीन तक, दूसरा सेकेंड स्टेज तक हो गया एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन तक रिड्यूस हो गया। फिर ये फर्दर किस तरह कंडेंस कर सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया। ठीक है, देखो एक बार यहाँ। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बीच में लॉन पेयर बन गया, बॉन्ड पेयर एक बन गया है। ठीक है, और इस वाले नाइट्रोजन जो जिसने अटैक किया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली उसने अपने लोन पेयर को दिया है। ठीक है ना, तो अब बेस कैटलाइज, अब यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा है बेस इंड्यूस्ड कंडेंसेशन। अपने आप रिएक्शन नहीं होगी, कोई ना कोई बेस होगा तभी रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि अब ये अल्कलाइन मीडियम था, बेस तो उसमें प्रेजेंट है, तभी तो ये आगे फर्दर कंडेंस कर पाए। इस OH की प्रेजेंस से ही कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, OH नेगेटिव आयंस जो रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम रिडक्शन किस में कर रहे थे, अल्कलाइन मीडियम में कर रहे थे। तो अल्कलाइन मीडियम में ऑब्वियसली अब तुम्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एसिडिक में प्राइमरी अमीन बनता है, कैटालिटिक पढ़ा था अभी उसमें भी प्राइमरी बनता है। उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में हमने पढ़ा, न्यूट्रल में क्या बना था, हाइड्रोक्सिल अमीन स्टेज तक हुआ था रिडक्शन, और अल्कलाइन में आते आते देखो बहुत ही डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गए हैं। ठीक है, तो वो कैसे बने, आप बेस जो यहाँ पर OH नेगेटिव है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह की कोई स्पीशी बन जाएगी। अब फर्दर ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, OH नेगेटिव फिर से निकल गया। कैटालाइज्ड का मतलब यही है, जो कैटलिस्ट डाला है
वही बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो अभी 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 हमने पढ़ा कि हम बेस अल्कलाइन मीडियम जब डाल रखा हो, अल्कलाइन बेस एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रखा हो, ठीक है, तो उस तरह की कंडेंसेशन बेस इंड्यूस्ड या बेस कैटलाइज्ड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एजॉक्सी बेंजीन यहाँ पर देखो लास्ट में बन गया है। इसी तरह के प्रोडक्ट ये भी बन सकते हैं अपॉन कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। जैसे अगर दो हाइड्रोक्सिल अमीन होते यहाँ पर, एक नाइट्रोसो ना लेकर दूसरा भी हाइड्रोक्सिल अमीन ही होता तो एजोबेंजीन बनता, ठीक है। इस तरह से तुम्हें समझना है ये, ठीक है। अब देखो रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी अब इसको साथ साथ जैसे एक साथ दे रखा है तो इसी तरह से तुम्हें सीरीज़ में लर्न करना चाहिए, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या बनाता है, एजोबेंजीन बनाता है, जैसा किस केस में हुआ, अल्कलाइन मीडियम के रिडक्शन में हुआ, ठीक है। हाउएवर नीचे देखो, हाउएवर इट मे बी नोटेड हियर दैट द रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि जब हमने एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने कंप्लीट रिडक्शन करके प्राइमरी अमीन्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पर वैसा केस नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइमरी अमीन एनिलिन बनाने की बजाय इसने एजोबेंजीन बनाया है, ठीक है। अब नीचे देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस सबने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जब करें, जैसे किसी मीडियम में इलेक्ट्रोड लगाकर जो करवाया जाता है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड बना देते हैं, एक एनोड बना देते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना, दो बीकर्स में, उस तरह का रिडक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। नीचे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी हमारा प्रोडक्ट देखो प्राइमरी अमीन ही है, प्राइमरी अमीन देखो यहाँ पर, लेकिन दो कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पर भी। जो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं वो किस मीडियम में करा रहे हैं, अगर वीकली एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो एनिलिन बन रहा है, लेकिन अगर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस ले ली हैं तो क्या बन रहा है, पैरा अमीनो फिनोल, मतलब एक तुमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा दिया है साथ के साथ। वो कैसे आया होगा, देखो इन्होंने वर्ड लिखा है रीअरेंजमेंट, हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा पहले, लेकिन वो हाइड्रोक्सिल अमीन अपने आप को रीअरेंज करके क्या बना रहा है, एक डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पैरा पोजीशन में आ गया है किसके, अमीन ग्रुप के, ठीक है। तो ये भी तुम्हें लर्न करना है। उसके बाद देखो रिडक्शन का लास्ट टाइप सेलेक्टिव रिडक्शन, कि मतलब कंपाउंड में दो नाइट्रो ग्रुप है और तुम सेलेक्टिवली सिर्फ एक को ही रिड्यूस करना चाहते हो, दूसरे को एज सच रखना चाहते हो, तो वो किस तरह कर सकते हैं। इस रिडक्शन का नाम है ज़िनिन रिडक्शन, और ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड्स की हेल्प से कर सकते हैं, या पॉलीसल्फाइड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखो एक नाइट्रो ग्रुप जो यहाँ पर शो कर रखा है उसका रिडक्शन हो गया है, इसमें अमीन बना दिया है, लेकिन दूसरा एज सच है, तो सेलेक्टिव हो गया ना, मतलब एक को रिड्यूस करना और दूसरे को छोड़ देना, ठीक है। तो हम रिडक्शन को फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में प्राइमरी अमीन बनेगा, उसका मैकेनिज्म तुम्हें समझना है। कैटालिटिक में भी प्राइमरी अमीन बनेगा, जहाँ जहाँ प्राइमरी है वो दोनों देखो इकट्ठा रख दिया उसने। उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में देखो हाइड्रोक्सिल अमीन स्टेज तक होगा रिडक्शन। उसके बाद रिडक्शन इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में बाईमोलिकुलर रिडक्शंस होंगे, दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस कर लेंगे, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये तुम्हें समझने हैं, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी अल्कलाइन वाला ही है, इसलिए इसी के जस्ट नीचे इन्होंने रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में भी प्राइमरी अमीन बन रहा है और साथ में एक डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड भी बन रहा है। सेलेक्टिव रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि सेलेक्टिवली एक ग्रुप को, एक नाइट्रो ग्रुप को ही रिड्यूस करना, ठीक है। ये था रिडक्शन। अब हम तीसरी जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एरीन्स, उसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा और ओपन करके समझेंगे। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं। नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ऑर्थो, ये देखो ये ऑर्थो है, इस नाइट्रो ग्रुप के ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पैरा, ये पैरा सेकेंड, और ये दूसरा ऑर्थो, मतलब दो ऑर्थो और एक पैरा पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन एरीन्स, ठीक है। तो इसमें मैं बता रही थी कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इस वजह से ऑर्थो और पैरा पर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, लेकिन हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उन्हीं पोजीशन पर आकर इलेक्ट्रोफाइल चिपक जाएगा। अब ऑर्थो और पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कंपैरेटिवली कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू मेटा। इसका मतलब मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग कहलाएगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन शो करेगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आकर लगेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 4 टाइप यूजुअली हम पढ़ते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखो यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिखी हैं, 3 ही शो करी हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन यहाँ पर शो नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, जो किसी क्योंकि नाइट्रो जो ग्रुप है उसने रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपैरेटिवली कम कर दिया है, फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, इन तीनों में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो थोड़ी सी अगर कम भी हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग पर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम भी हो गई तो भी आकर वो लग जाएगा, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता। इस वजह से नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रो एरीन्स जो कंपाउंड होते हैं वो कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करते। ये आगे इसमें थोड़ा सा नीचे लिख के बताएगा भी, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक हमें क्या समझ में आया कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, लेकिन स्टिल ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट भी किया, अक्कर ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ये जो भी तीनों रिएक्शन समझा रहा है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड इधर क्या कर रहा है, सल्फोनेशन, तीनों ही कंडीशंस में ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, ठीक है। देखो ब्रोमिनेशन जो कर रहा है वो एक्टिव मेटल की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखो नाइट्रेशन में फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिया है, बिल्कुल वेपर फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर सल्फोनेशन भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वेपर की फॉर्म में, ठीक है। ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी अगर हमें नाइट्रोबेंजीन का क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तीनों तरह का। ये देखो मेटा पोजीशन पर आकर चिपके और हमारे तीनों क्या इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर देखो ब्रोमीन आकर कहाँ लगा है, मेटा पोजीशन, और ये भी मेटा पोजीशन, ठीक है। अब नीचे देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख रहा है, पहला उसमें से एक लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, पहले तो ये समझो। इट मे बी नोटेड हेयर दैट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का विड्रॉइंग नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। इस वजह से दो बातें सामने आती हैं। पहली क्या लिखा है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन फर्दर नाइट्रेशन नहीं कर सकता कि हम क्या बना सकें, सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रोबेंजीन। अब ये इस बात से ये समझाना चाहता है कि अगर मैं बेंजीन दे दूँ तुम्हें, बेंजीन ही ढंग की नहीं बनी, रुको, अगर तुम्हें बेंजीन दे दी जाए और तुम्हें कहा जाए कि इसका नाइट्रेशन कर दो, तो तुम इसका नाइट्रेशन सिर्फ इसी स्टेज तक कर पाओगे। किस स्टेज तक, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 ही नाइट्रो ग्रुप तुम लगा सकते हो, 2, ये नाइट्रोबेंजीन का फर्दर नाइट्रेशन करके ये जो डाई नाइट्रोबेंजीन यहीं पर तो बना था, अभी तो पढ़ा ये तो, लेकिन इस कंपाउंड का फर्दर नाइट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अब तो 2 नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए हैं बेंजीन रिंग पर। अब ये फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता, तो तुम बेंजीन को डायरेक्टली ट्राई नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो किस तरह से किया जाता है, वो इसी चैप्टर के एंड में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के समझा रखा है, तुम्हें वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि नाइट्रो ग्रुप जो आ गया बेंजीन रिंग पर, उसने इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक नहीं कर सकता।
अब क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो क्या होता है, देखो CH3, यही तो होता है, ठीक है ना। ये वीक होता है, ये आकर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में नाइट्रोबेंजीन को एज अ सॉल्वेंट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा और नए रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि खुद भी कंपाउंड बना दे, ठीक है ना। नाइट्रोबेंजीन अनरिएक्टिव है उस केस में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी अभी पढ़ा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूजुअली तो हम क्या देखते हैं, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं ही इसी कारण इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये दो तरह की रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे हमने नाइट्रो एल्केन्स में पढ़ा कि वो एसिडिक नेचर होता है उनका और वो ऐसी नाइट्रो फॉर्म बना सकता है, वो ऐसी नाइट्रो फॉर्म दो तरह से बिहेव कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। अदरवाइज तो आज तक हमने क्या पढ़ा है कि या तो कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही एक्ट कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है या हम पढ़ी क्यों रहे, इतने ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पर भी देखो, अभी अभी हमने इस पेज पे क्या पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं, लेकिन ये साथ के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, वो रीज़न इन 4 स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। देखो इन चारों में ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इसका मतलब नाइट्रो जो ग्रुप है यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है ना। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ही यहाँ पर ये बात करेगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। यही बात हमने बार बार पढ़ी है कि ड्रास्टिक कंडीशन में ही होगा, मतलब दोनों तरह की रिएक्शन शो करेगा लेकिन दोनों ही केसेस में कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस जो होंगी वो ड्रास्टिक होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करना चाह रहा है तो KOH का सॉल्यूशन नहीं लिया उसने सॉलिड KOH लिया है। इन्हीं को तो कहेंगे ना ड्रास्टिक कंडीशन, सीधा फ्यूज़ कराना। फ्यूज़ मतलब दोनों कंपाउंड को सॉलिड फॉर्म में लिया, इसको भी और सीधा एक क्रूशिबल में फ्यूज़ करा दिया, इस तरह से रिएक्शन को कराना। अदरवाइज़ तो हम यूजुअली केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन पढ़ते हैं वो सॉल्यूशन फेज में कराते हैं, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब यही हुआ कि KOH के साथ सॉलिड फॉर्म में ही रिएक्ट कराना, ठीक है। तो अब नीचे इसका मैकेनिज्म है भाई, फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो OH नेगेटिव है वो आकर रिंग पर ऐड हो, ठीक है ना। तो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकते हैं। अब देखो जैसे ही वो ऐड होगा पैरा पर आएगा, क्योंकि पैरा पर ही तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अभी अभी हमने पिछले पेज पर पढ़े, ठीक है। तो पैरा पर जैसे ही आएगा तो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फिर इसने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत आसान है, किसी को मुश्किल लगे तो भाई बता देना मुझे पर्सनली, उसके लिए अलग से समझा दूँगी, ठीक है। लेकिन इतना मुश्किल मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव जैसे ही पैरा पर है चार्ज, ये जो बॉन्ड पेयर है यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा मेटा पर। जैसे ही यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इन्होंने अच्छे से शो नहीं किया, अदरवाइज नेगेटिव को ऐसे लिख के ऐसे सर्कल कर देता तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरली दिख पाता। यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा ऑर्थो पोजीशन की तरफ, फिर जाएगा यहाँ नाइट्रोजन के पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नाइट्रोजन के पास देखो, अब यहाँ पे भी इसने अच्छे से नहीं दिखाया, एरो मार्क के साथ उसको मिक्सअप कर दिया था। अदरवाइज़ इस पॉइंट पर यहाँ पर ये देखो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं फिर से दिखा रही हूँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, ये जो ऊपर है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से शो करना चाहिए, फिर उसको वापस नाइट्रोजन की तरफ धकेलना चाहिए। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो गया है तब भी इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो देखो नाइट्रो ग्रुप में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब स्टेबलाइजेशन एक आ गई ना, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है इस कंपाउंड में, ठीक है। जो भी हमारा कार्बन आयन बना है वो स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो अब इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ये 4। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड
स्टेप 2, अदरवाइज़ तो हम जैसे पिछले पेज पर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी होता है ये स्टेप, लेकिन वहाँ पर निकलता है एक प्रोटॉन। यहाँ पर क्या निकल रहा है देखो, एक हाइड्राइड आयन निकलता है। ये देखो, ये हाइड्राइड आयन H नेगेटिव यहाँ पर निकलता है। ये जो हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड पेयर को अपने साथ लेकर निकल रहा है। तो अब हाइड्राइड आयन ऑब्वियसली सबको पता है, कभी आपने सुने हाइड्राइड आयन? हमेशा हम हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव प्रोटॉन्स पढ़ते हैं, हाइड्राइड आयन तो कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इतनी स्टेबल स्पीशी नहीं है कि ये इजीली फॉर्म हो जाए। तो सेकंड स्टेप जो है वो इतना इजी नहीं है होना, वो स्पेशल कंडीशंस में ही होगा। और वो क्या कंडीशंस हैं? या तो तुमने इतना हाई टेम्परेचर रखा हो कि ये H नेगेटिव आयन आकर स्टेप उस टेम्परेचर में रुक जाए, या फिर तुमने कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हो जो H नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद क्या करे, इसको रिड्यूस कर दे, ठीक है ना। H नेगेटिव आयंस को किस में कन्वर्ट कर दे, H नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, खुद रिड्यूस हो जाएगा और इनको क्या करेगा, H नेगेटिव से हाइड्रोजन में इसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब या तो तुमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रखा हो तभी सेकंड स्टेप फिजिबल हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब कंडीशंस ड्रास्टिक हैं दोनों ही केसेस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना आसान नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो एक और छोटा सा टॉपिक यहाँ पर समझा रहा है, क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब पिछले पेज पर चले जाते हैं। अब तुम यहाँ पर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जो OH नेगेटिव था इसने इस पोजीशन पर ही अटैक क्यों नहीं कर दिया और नाइट्रो ग्रुप को NO2 नाइट्राइट आयन की फॉर्म में क्यों नहीं निकाला, उसका रीज़न ये अगले पेज पर दे रहा है, ठीक है। कि अगर नाइट्रो ग्रुप को ही एज सच रिप्लेस करना हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे हम, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीज़ को हटाना दूसरी को लेके आना, तो उसने नाइट्रो ग्रुप को क्यों नहीं हटाया, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। वी हैव seen above that the nitro group of nitrobenzene remains intact on treatment with alkali। अभी अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग बेस एक ले रखा था KOH, उसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो नाइट्रो ग्रुप पर उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन दिस नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड एज अ नाइट्राइट आयन बाय न्यूक्लियोफाइल्स अगर साथ में एक और नाइट्रो ग्रुप लगा हो। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम नाइट्रो ग्रुप को तब ही रिप्लेस कर पाएंगे बेंजीन रिंग में, किससे, OH नेगेटिव से, जब रिंग में दो या दो से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप हों, ठीक है ना। ऑर्थो, और वो भी ऑर्थो हों, आपस में दोनों ऑर्थो हों या पैरा हों। जैसे यहाँ पर इन्होंने ऑर्थो का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, या तो दोनों ऑर्थो होने चाहिए या पैरा पोजीशन पर होने चाहिए दोनों नाइट्रो ग्रुप, तब उनमें से एक नाइट्रो ग्रुप को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पर देखो एक्वस KOH ले लिया है क्योंकि दो ग्रुप आ गए थे अब की बार बेंजीन रिंग पर, ठीक है ना। तो थोड़ी सी कंडीशंस इतनी हार्श हमें नहीं रखनी पड़ेंगी। तो इस केस में हम एक नाइट्रो ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, OH नेगेटिव से, और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो क्या निकलेगा, NO2 नेगेटिव। यही तो न्यूक्लियोफाइल नाइट्राइट आयन जिसको कह रहा है, ठीक है ना, नाइट्राइट आयन, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस यहाँ पर देखो 3 तरह की दिखा दी हम। अब की बार न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट में तो OH नेगेटिव है, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, OR, R भी कह सकते हैं, R को अगर तुम C2H5 मान लो तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है इस सेकेंड रिएक्शन में। थर्ड में हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, NH2 ग्रुप है, ठीक है ना, अमीन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की भाई हमने 3 तरह की रिएक्शंस पढ़ी। किस किस की हमने पढ़ी है, नाइट्रो एरीन्स की रिडक्शन जिसमें ये डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड बना रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारा चैप्टर यहाँ तक ओवर हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन दे रखा है जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जैसे पिक्रिक एसिड का नाम जिसने आज से पहले सुना होगा वो इनको टॉपिक्स को पढ़ सकता है, तो मैंने इसलिए इनको PDF में इंक्लूड कर लिया है। अदरवाइज़ ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि पिक्रिक एसिड तुम पढ़ो, ठीक है ना। तो ये सब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हेलो नाइट्रो एरीन्स भी जो बच्चे पढ़ाते हैं वो पढ़ सकते हैं कि क्या कंपैरिजन यहाँ पर मैंने हाईलाइट इसीलिए कर रखा है कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इस पोर्शन को पढ़ सकते हैं, ईजीली समझ में भी आ जाएगा उनको, इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है,
ठीक है। लेकिन जो पढ़ें भाई और उनको फिर भी समझना है तो वो मेरे से कुछ भी क्लैरिटी के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इस चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन को भी पीडीएफ में इंक्लूड इसलिए किया है ताकि तुम ध्यान से पढ़ सको कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने रिडक्शन को हाईलाइट किया है, क्यों? क्योंकि रिडक्शन पे डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये पोर्शन। उसके बाद देखो अगर डिस्टिंग्विश करना हो, हमने ये टॉपिक बहुत पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में शायद, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स को अगर एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे, दो तरीके से कर सकते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रो एसिड पे भी वो डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, 3 अलग अलग, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस पे भी, ठीक है। तो इसलिए इन पोर्शन को मैंने इंक्लूड किया है कि इस चैप्टर से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन आंसर्स जो लास्ट में चैप्टर के एंड में दिए होते हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, ये सब तुम्हें पढ़ना है। मैं जिसकी बात कर रही थी वो ये है, देखो वो एग्जांपल जो मैं कह रही थी कि अगर बेंजीन का एज सच नाइट्रेशन करें तो हम कभी भी बेंजीन को इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक इनडायरेक्ट रूट इन्होंने लिया है। पहले नाइट्रेशन करने की बजाय क्या कर दिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दिया है और इसको टॉल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। टॉल्विन में कन्वर्ट करने के बाद क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाइट्रेशन बहुत ही ईजी हो गया है और तीनों पोजीशन पर हो गया है। ये देखो यहाँ पर हमारा बन गया है एक कंपाउंड TNT जिसको इन्होंने लिखा है ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसको हटाना है। तो सबसे पहले उसका क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन कर दिया है। ये रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत बार पढ़ी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिंग पे जब लाना हो तो सिंपली स्ट्रॉन्ग मीडियम में उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कितनी भी लंबी चेन हो, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COOH में, हो गया। उसके बाद तो जस्ट क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम कर दिया और हमें क्या मिल गया, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसका मतलब बेंजीन से जब ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनाना हो तो यही एक मेथड है, ठीक है ना। नाइट्रेशन डायरेक्ट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, ये सब तुम्हें पढ़ने हैं। और ये हाईलाइट इसलिए किए भाई शायद इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएं इस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो एक और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके।